जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की 5th वीडियो के साथ आपसे मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करेंगे गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम हम आपको 2 पार्ट में कराएंगे। तो आज हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन समझेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बेसिक्स से आगे बढ़ के जो एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम के वो 6th वीडियो में आपको प्रोवाइड होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो हमारा पहला टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली में है क्या? जनरली जब हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज जो भी किसी ऑब्जेक्ट पर या बॉडी पर जो चार्ज प्रेजेंट है हम उसको लार्ज मैग्नीट्यूड में बात करते हैं उसकी। कभी भी हम अगर चार्ज की जनरली बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज हमारा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो क्वांटम नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। हम जितने भी चार्ज की बात करते हैं वो चार्ज की वैल्यू कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो और हम ऐसा मानते हैं कि चार्ज जब भी किसी बॉडी पे स्प्रेड आउट होता है तो कंटिन्यूअस मैनर पे स्प्रेड आउट होता है। तो यही हमारा होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका 3 टाइप्स का है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो फर्स्ट टाइप है आपका वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो जैसा कि आपको नेम से पता चल रहा है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का कि कॉन्टिन्यूसली चार्ज अगर 3 डायमेंशनल वॉल्यूम में अगर स्प्रेड आउट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया कि जो आपके चार्ज है वो 3 डायमेंशनल रीजन या स्पेस आप कह सकते हैं। यहाँ पे रीजन कैसा है? वॉल्यूम है। 3 डायमेंशनल वॉल्यूम पे चार्ज आपका स्प्रेड आउट हो रहा है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं रो से। इसका फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट पर चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम या एट दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो चार्ज की यूनिट कूलॉम और इसकी हो गई मीटर क्यूब। तो कूलॉम पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। और डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। अगर इसकी डायमेंशन पूछी जाए तो यहाँ पे कूलॉम की डायमेंशन हो जाएगी 80 और अपॉन में आपका हो जाएगा वॉल्यूम की L क्यूब। तो ये हो जाएगा L-3 TA। तो ये इसकी डायमेंशन होगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में जो आपका चार्ज स्प्रेड आउट हो रहा है वो वॉल्यूम में स्प्रेड आउट हो रहा है तो हमारा होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एक तरीके से यहाँ पे लिख दीजिएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि अगर किसी 2 डायमेंशनल सरफेस एरिया में, 2 डायमेंशनल सरफेस एरिया में अगर आपका चार्ज स्प्रेड आउट है, चार्ज स्प्रेड आउट, तो वो हमारा हो जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। इसको Q/S भी लिख सकते हो या dQ/ds भी आप लिख सकते हो। ये आपका होगा, यानी कि ये आपका जो सिग्मा है ये सिग्मा डिनोट कर रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट डिनोट्स द सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जो इसकी यूनिट होती है बेटा, इसकी यूनिट आपकी होती है कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो डायमेंशन आप निकाल लीजिए L-2 TA हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर एक जो लास्ट आपका आता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम आपको बिल्कुल बेसिक्स के साथ पढ़ा रहे हैं, इससे कि कोई भी टॉपिक अगर आपका रह जाता है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। टेलीग्राम लिंक भी मैंने बनाया है, तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर आप बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपका जो चार्ज है वो 1 डायमेंशनल कर्व या जिसे हम लोग कह सकते हैं 1 डायमेंशनल कर्व या फिर लाइन, 1 डायमेंशनल कर्व या लाइन वहाँ पे अगर स्प्रेड आउट है तो वहाँ पे हमारा हो जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। ये dQ/dL, यानी कि चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट
लाइन, यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी लाइन पर जो चार्ज हमारा प्रेजेंट है, जो स्प्रेड आउट है, दैट इज़ कॉल्ड द, इसे हम लोग बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो जो उसकी यूनिट आएगी बेटा कूलॉम पर मीटर, इट इज़ द यूनिट ऑफ दिस लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये चीज़ें आपकी बेसिक्स हुई। फिर इसमें एक और बेसिक्स जो आपके साथ आता है वो बेसिक्स है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, अब एरिया वेक्टर को कभी कभी एन कैप से डिनोट कर सकते हैं। अब एरिया वेक्टर एक्चुअली में है क्या? एरिया वेक्टर जो हम लोगों ने सपोज किया है वो अपनी फुलफिलमेंट के लिए किया, यानी कि जो हमें कभी कभी यूज़ में आ जाता है, जहाँ जहाँ में नीड पड़ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि एरिया में मैग्नीट्यूड के साथ ही साथ हमें उस एरिया के डायरेक्शन की भी नीड पड़ती है, तो उसके फुलफिलमेंट के लिए हम लोग एरिया वेक्टर को प्रेजेंट करते, एरिया वेक्टर का यूज़ करते। एक्चुअल में एरिया वेक्टर है क्या? एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन नॉर्मली है, नॉर्मली टू द प्लेनर सरफेस, नॉर्मली टू द प्लेनर सरफेस। इसका जो डायरेक्शन है प्लेनर सरफेस के नॉर्मली होगा। जैसे अगर हम इस डिजिटल बोर्ड की बात करें तो इसका जो प्लेन है वो ऐसे है, तो जो उसका एरिया वेक्टर है इसके नॉर्मली परपेंडिकुलर ऐसे होगा। या फिर हमारे पास ये एक सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे इसके परपेंडिकुलर। तो अपने आसपास जितने भी आप प्लेनर सरफेस देख रहे हैं उस प्लेनर सरफेस पे जो आपका एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर उस सरफेस के हमेशा नॉर्मली आएगा। तो ये आपका हो गया एरिया वेक्टर। कभी कभी फिजिक्स में जब हम लोग कोई डेरिवेशंस करते हैं या न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो हमें एरिया वेक्टर की नीड पड़ जाती है। तो ये आपका हो गया एरिया वेक्टर। फिर इसके बाद जो हमारा टर्म आता है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंपॉर्टेंट है, इससे कभी कभी पूछ ली जाती है कुछ चीज़ें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? यहाँ पे सबसे पहले एक वर्ड आया फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब एक तरीके से होता है टू फ्लो। फ्लक्स का मतलब अगर हम समझें तो फ्लक्स का मतलब होता है एक तरीके से टू फ्लो। यहाँ पे देखिएगा एक मिनट, फ्लक्स का मतलब होता है एक तरीके से टू फ्लो। और फ्लक्स एक तरीके से किसी भी वेक्टर की एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ या प्रॉपर्टी ऑफ एनी वेक्टर। किसी भी वेक्टर की जो प्रॉपर्टी है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो हमें पता चलती है फ्लक्स से। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या, अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई भी इनक्लोज्ड सरफेस है या कोई भी सरफेस है और उस सरफेस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड प्लेस किया, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो उसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, यानी कि अगर हम इसमें ऐसे लिखेंगे इफ plane surface held inside the electric field, inside the electric field, then the measure of electric field lines, measure of electric field lines passing through that surface is called electric flux। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इसका जो नोटेशन होता है वो होता है फाई ई। अगर किसी पर्टिकुलर के लिए कहा जाए तो डी फाई ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आइए इसको समझते हैं ज़रा कुछ डायग्राम से। मान लीजिए कि आपके पास ये एक प्लेन सरफेस है और इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो आपकी कुछ इस तरीके से जा रही है, यानी कि इस प्लेन सरफेस को हमने इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रख दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपकी इस तरफ से इस डायरेक्शन पे जा रही है। तो यहाँ पे जो इसका एरिया वेक्टर है एन कैप, ये एरिया वेक्टर इसके साथ अगर हम बात करें तो अगर ये आपकी, एक मिनट यहाँ से देखिएगा, अगर हम इसी को थोड़ा देखें तो यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इधर जा रही है इस तरीके से, और जो इसका एरिया वेक्टर है वो ये भी इसके परपेंडिकुलर नॉर्मली जा रहा है, यानी कि इनके बीच का एंगल है 0 डिग्री। इनके बीच का एंगल है 0 डिग्री। वहीं पे अगर हम कोई एक ऐसा केस ले लें, यहाँ पे हमने ये रखा और अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही इस तरीके से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर्टिकुलर जो इसका नॉर्मल है इसके साथ
एंगल मेक कर रही है, थीटा एंगल मेक कर रही है। तो यहाँ से जब आप देखोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बेटा ये ऐसे जा रही है और यहाँ पे ये थीटा एंगल मेक कर रही है। ठीक है, ये आपका है एरिया वेक्टर, ये आपका एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलरली। तो अगर इसको आप ध्यान से देखिए तो अगर इसी चीज़ को हम थोड़ा सा जूम करके देखें कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी वो इस तरफ है और इसका जो एरिया वेक्टर है वो थीटा एंगल मेक कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट इसका हो जाएगा ई कॉस थीटा, और जो फ्लक्स का जो फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डेफिनेशन थी हमारे पास, वो डेफिनेशन ये थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो मेज़र है किसी भी प्लेन सरफेस के थ्रू, जब हम उस प्लेन सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके नॉर्मली जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जानी चाहिए वो नॉर्मली जाती। तो इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, यहाँ से अगर हम बात करें एरिया, तो यहाँ से नॉर्मल हो जाएगा ई कॉस थीटा और एरिया को हम लोग लेट कर लेते हैं डेल्टा एस। तो यहाँ से हमारे पास आया वेक्टर ई डॉट डेल्टा एस, डॉट प्रोडक्ट आ गया तो ये डी फाई ई। तो यहाँ से पता चला कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपकी स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ तक ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो गई। फिर इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहीं से एक इम्पॉर्टेंट आपके सामने आता है गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम है क्या, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? आप लोगों ने जब चार्ज पढ़ा था तो चार्ज की कुछ 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी। पहला, चार्ज एडिटिव नेचर को शो करता है, दूसरा चार्ज क्वांटाइज्ड होता है और तीसरा चार्ज कंजर्व रहता है। तो क्वांटाइजेशन में आपने ये पढ़ा कि जब भी चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है तो हमेशा इंटीग्रल होता है ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि Q इक्वल्स टू एन, आपने पढ़ा था, जहाँ पे एन की वैल्यू होल नंबर में होती थी 1 2 3 4 लाइक दैट। तो उसी तरीके अगर हम देखा कि अगर एडिटिव नेचर की बात करें तो अगर आपके पास कोई इनक्लोज्ड सरफेस है, कैसा सरफेस है, इनक्लोज्ड सरफेस है, तो अगर उस इनक्लोज सरफेस में कोई चार्ज प्रेजेंट है डिफरेंट, तो उसका नेट चार्ज होगा। तो जो गॉस थ्योरम है वो उस इनक्लोज सरफेस में जो नेट चार्ज है वो उन साथ में अगर उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दोनों के बीच में एक रिलेशन को प्रोवाइड करता है। यानी कि जो गॉस थ्योरम है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द रिलेशन बिटवीन द नेट चार्ज ऑन द इनक्लोज सरफेस एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस विच इज केप्ट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके बीच में इंफॉर्मेशन देता है। तो उसका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through enclosed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed in it, यहाँ से enclosed in it। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया गॉस थ्योरम का। इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फाई ई इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट डेल्टा एस, ये यहाँ पे आप डी एस का यूज कर लीजिए, डॉट डी एस वेक्टर, जिसको लिखते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका मैथमेटिकल एक तरीके से फॉर्म हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम, मैथमेटिकल फॉर्म हो गई आपकी। ठीक, तो ये आपका हो गया गॉस थ्योरम। फिर अब गॉस थ्योरम का प्रूफ समझते हैं, आइए देखते हैं। अगर हम इसके प्रूफ की बात करें, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, तो प्रूफ के लिए मान लीजिए कि आपके पास ये एक स्फीयर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे इसका सेंटर, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर एक एरिया मेकअप कर रहा है इधर से, ये इसका एरिया। तो इसका जो एरिया वेक्टर है बच्चों, वो एरिया वेक्टर डी एस वेक्टर इधर हो गया, और ये क्यू चार्ज अगर इधर है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी इसी डायरेक्शन पे जाएगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अगर इसमें ओ लेट कर लेते हैं इसके सेंटर को, और इधर एक कोई भी पी पॉइंट प्रेजेंट कर लेते हैं, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन गॉसियन सरफेस,
अब ये गॉसियन सरफेस क्या होती है इसके बारे में इसके बाद हम आपको बताएंगे। गॉसियन सरफेस, तो ई की वैल्यू आपके पास आएगी 1/4πε0 Q/r²। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, ठीक है। और अगर हम फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स पासिंग थ्रू गिवन सरफेस एरिया ds यहाँ पे यूज कर लीजिए, गिवन सरफेस एरिया ds वेक्टर। तो यहाँ से जो आपकी d फाई ई की वैल्यू आ जाएगी, वो d फाई ई की वैल्यू जो आपके पास यहाँ पे आ रही है वो है E डॉट ds। अब यहाँ पे एंगल क्योंकि 0 बन रहा है तो E ds cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास हो गया E ds, ये d फाई ई की वैल्यू आई। अगर हमको टोटल फ्लक्स चाहिए, यहाँ से देखिएगा, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स जो फाई ई है वो आपका इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी फाई ई के हो जाएगा। तो यहाँ से ई आपका बाहर सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस, तो यहाँ से डी एस सरफेस इंटीग्रल अगर हम इस पूरे की बात करें, अब क्योंकि अगर ये स्पेयर है और आपको पता है कि स्पेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr², तो यहाँ से जो आपके पास फाई ई की वैल्यू आई बेटा वो आई ई इंटू 4πr²। और यहाँ से जो आपने फाई ई की वैल्यू लिखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की 1/4πε0 Q/r², तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई तो फाई ई आपके पास आया 1/4πε0 Q/r² और इंटू में 4πr²। तो यहाँ से देखिएगा ये 4π से 4π और r² से r² कैंसिल, तो फाई ई की वैल्यू आपके पास आई Q/ε0। तो यही आपका गॉस का प्रूफ, इसको अलग समझ लीजिए थोड़ा, ये तो ये प्रूफ है आपका गॉस थ्योरम का। तो ये गॉस थ्योरम का प्रूफ समझ लीजिए। यहाँ पे हमने क्या किया, जो सरफेस इंटीग्रल है, क्योंकि ये स्पेयर हमने लेट किया था और स्पेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4πr² होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दी, r² से r² कैंसिल और 4π से 4π Q/ε0 बच गया। तो यही तो स्टेटमेंट था इस थ्योरम का, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक जरा हम लोग समझते हैं वो है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस एक्चुअली में होता क्या है? गॉसियन सरफेस समझने के बाद जरा जो गॉस थ्योरम है उसके जरा 2-3 पॉइंट्स हम लोग और समझ लेंगे। पहले आइए समझते हैं गॉसियन सरफेस के बारे में। गॉसियन सरफेस एक तरीके से हाइपोथेटिकल इनक्लोज्ड सरफेस होता है। हाइपोथेटिकल इनक्लोज सरफेस, या इसको आप सरफेस लिखा, चलिए हाइपोथेटिकल इनक्लोज सरफेस है। इसमें जो हमारा चार्ज है, इसमें चार्ज हमारा इनक्लोज रहता है, यानी कि किसी भी चार्ज के ऑल अराउंड, अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझें कि किसी भी चार्ज के ऑल अराउंड या किसी भी सिमेट्रिक कन्फिग्रेशन ऑफ चार्जेस की, यहाँ पर वर्ड यूज़ किया सिमेट्रिक कन्फिग्रेशन ऑफ चार्जेस, यानी कि जो चार्जेस है वो एक डेफिनेट अरेंजमेंट में हमारे स्पेस में प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए यही चार्ज है, तो हमें इस चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है कि अगर इस चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है ये समझना है, तो हम इस चार्ज के थ्रू एक हाइपोथेटिकल एक ऐसा सरफेस एज्यूम कर लेंगे जिससे कि हम ये पता लगा पाएंगे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से इमेजिनरी आपका जो सरफेस होता है किसी भी चार्ज को जो इनक्लोज कर रहा है, दैट्स कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस ये हो गया, तो ये आपका गॉसियन सरफेस है। तो इस तरीके से हम गॉसियन सरफेस की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इमेजिनेशन करते हैं, जिससे कि जो हमारी कैलकुलेशंस है, जो डेरिवेशंस है और जो न्यूमेरिकल्स है वो इजीली सॉल्व आउट हो पाए। ठीक है, तो जो क्लेवर यूज करेंगे जब गॉसियन सरफेस का, तो ईजिली ये हमारी एक तरीके से हेल्प करेगा। तो ये है गॉसियन सरफेस। फिर इसके बाद कुछ बात अगर हम करते हैं गॉस थ्योरम से रिलेटेड, कि अगर चार्ज इनक्लोज्ड अगर 0 है, Q=0 है, तो उस कंडीशन पे जो फ्लक्स है वो भी हमारा 0 हो जाएगा, पहली बात। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा इनक्लोज सरफेस है जहाँ पे एक चार्ज है -2 कूलम, एक चार्ज है +2 कूलम, तो जो नेट चार्ज हमारे पास है वो नेट चार्ज अगर 0 है, तब उस कंडीशन पे जो हमारा फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये पहली बात होगी। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर हमारे पास कोई इनक्लोज सरफेस है और उस इनक्लोज सरफेस के बाहर कोई चार्ज प्रेजेंट है, यानी कि इफ चार्ज lying outside the Gaussian surface
गॉसियन सरफेस, तब उस कंडीशन पे जो फ्लक्स उससे लिंक्ड होगा वो फ्लक्स भी हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे गॉस थ्योरम की बात होती है कि इनसाइड जितना चार्ज आपका इनक्लोज्ड है किसी गॉसियन सरफेस के, उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इनसाइड के थ्रू ना हो कि अगर गॉसियन सरफेस के बाहर अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है और उस चार्ज की वजह से जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारा हमेशा जीरो होगा। तो ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से तीसरा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना φ=Q/ε0, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इनक्लोज सरफेस को रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम टोटल चार्जेस का लेते हैं। जितने भी टोटल चार्ज है, भले वो चार्ज हमारे इनसाइड हो या फिर आउटसाइड हो, लेकिन अगर हम किसी चार्ज को ले रहे हैं, यानी कि Q को ले रहे हैं, चार्ज को ले रहे हैं, तो चार्ज हमेशा कौन सा लेंगे? ऑलवेज टेक इनसाइड चार्ज, हमेशा इनसाइड चार्ज की बात करते हैं, यानी कि नेट चार्ज की बात करते हैं। आउटर साइड कितने चार्ज है हम उसकी बात नहीं करते। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास एक रूम है पर्टिकुलरली, और वो रूम एक इनक्लोज गॉसियन सरफेस है, तो उसके अंदर जितने चार्ज प्रेजेंट है, यानी कि हम जितने लोग बैठे हैं उस कमरे के अंदर, तो जो बात होगी, जो भी चीज़ें होगी, वो केवल हम ही लोगों के बीच में होगी। बाहर क्या हो रहा है या बाहर कौन सा पर्सन बैठा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है कि आप क्लासरूम में बैठे हैं और आपके टीचर आपको लेक्चर दे रहे, तो अब क्या होगा कि क्लास के अंदर जो स्टूडेंट प्रेजेंट है वो उस टीचर के लेक्चर को बहुत केयरफुली और बड़े आराम से सुन लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन जो क्लास के बाहर बैठा है वो उतनी आराम से नहीं सुन पाएगा। तो ठीक उसी तरीके से जब भी हम गॉसियन सरफेस की बात करते हैं, या फिर अगर उस पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होकर जा रहा है उसकी बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलवेज जो नेट चार्ज आपका इनसाइड प्रेजेंट है केवल उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गॉसियन सरफेस के आउटसाइड जो चार्ज प्रेजेंट है उसकी प्रेजेंस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसकी वजह से नहीं होगा, जो इनसाइड हमारा चार्ज प्रेजेंट है उसकी वजह से होगा। अगर हम उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि अगर आउटसाइड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो आउटसाइड के रिस्पेक्ट में हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। यानी कि अगर हम क्लासरूम से बाहर वाले के नज़रिए से अगर बात करें, तो जो टीचर हमें लेक्चर दे रहा है उसका लेक्चर समझ में नहीं आया होगा उसको, यानी कि उसके लिए वो एकदम से जीरो है। समझ किसको आया होगा? जो अंदर बैठा है। अब हाँ, ये भी हो सकता है कि जो अंदर बैठा है वो लेक्चर नहीं समझ पा रहा, उसके लिए भी जीरो है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर आउटसाइड कोई चार्ज हमारा प्रेजेंट है और उसके रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से लिंक्ड होके जा रहा है वो हमारा हमेशा जीरो होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एजर्शन रीज़न के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोग जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियोस शेयर करते रहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो हमने पढ़ाया आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स में ये 5वीं वीडियो आपके पास आ रही है। तो धीरे धीरे ये कारवा ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आ जाए और आप ना देख पाए। तो डेली डेली आप इस वीडियो को देखते रहिए, और मेरी ये पूरी कोशिश है कि मैं आपको रेगुलर ना सही तो एक दिन में छोड़ के आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ, जिससे आप लोग अपनी 12th की स्टडी को ईजिली बिना किसी प्रॉब्लम के करते रहे हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरीके से रिलेटेड, कोई टॉपिक अगर आपको नहीं आ रहा है या कोई टॉपिक मुझसे छूट जा रहा है, तो आप उसको टेलीग्राम के या तो चैनल में आप उसको शेयर कर दीजिए, मुझसे पूछ लीजिए, उसकी मैं वीडियो अलग से आपको बना के दे दूंगा, या अगर वहीं पर अगर पॉसिबल तो वहाँ दे दूंगा, जो हो पाएगा वो पूरी कोशिश रहेगी। या फिर आप यूट्यूब में कमेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना भी भला करिए, दूसरों का भी भला करिए, क्योंकि हम लोग जब सब एक साथ मिलेंगे तभी चीज़ें आगे बढ़ेगी। अगर आप खुद का ही भला सोचेंगे, दूसरे का नहीं सोचेंगे, तो चीज़ें नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। अगर यहाँ हम भी अपना भला सोचते, आपको ना प्रोवाइड करते ऑनलाइन सारी चीज़ें, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती, कि समाज से ही हम सभी लोग बने हैं, समाज को ही साथ लेके चलना है। तो आप भी अपना जिम्मेदारी समझिए, हम भी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, तो दोनों मिल के आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।